तुम्हारा क्या क्या हो गया, एडिशन हो गया है ना, और सब्ट्रैक्शन हो चुका है, ट्रायंगल लॉ हो चुका है, ठीक है। अब लिखिए आप नेक्स्ट, ठीक है। हाँ अभी बहुत सारे पॉइंट्स बताएं है ना, रेजोल्यूशन वगैरह भी बचा हुआ। तो सबसे पहले लिखिए पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना। तो मैं आपको बता दूं कि पॉलीगन लॉ क्या होता है, इट्स यूज टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स, ठीक है। अगर कहीं पे हमारे 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो उनको हम ऐड करते हैं किसकी हेल्प से, यूजिंग पॉलीगन लॉ। एंड दिस इज जस्ट एक्सपेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ है ना। ये कुछ नहीं होता है, इसमें हम ट्रायंगल लॉ को क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। क्या लिखा आपने, इट इज यूज्ड फॉर, लिख लिया यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स एंड इट्स एक्सपेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है पहले आप मुझे बताइए, ट्रायंगल लॉ को हम बोलते हैं क्या, हेड टेल मेथड ना। ट्रायंगल लॉ इज हेड टेल मेथड, ठीक है। किसी मेरे पास एक वेक्टर ए है ना, और किसी ने बोला कि भाई इसमें एक वेक्टर बी ऐड करिए, तो जब इसमें वेक्टर बी को ऐड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ए को ड्रॉ करूंगा है ना, और जहां पे ए का हेड होगा वहां से क्या शुरू करूंगा मैं, टेल ऑफ बी, एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ए प्लस बी, राइट। अब मुझे किसी ने बोला कि मेरे पास क्या है, 2 वेक्टर्स नहीं, मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं है ना, लाइक मेरे पास 4 वेक्टर्स हैं ABCD है ना, और उनको आपको ऐड करना है यूजिंग ट्रायंगल लॉ और से पहले पॉलीगन लॉ। देखिए दिस वेक्टर A, दिस वेक्टर B, दिस वेक्टर C एंड दिस वेक्टर D, ठीक है। और इन सबको मुझे ऐड करना है, तो क्या करना होगा पता है, पहले आप A में B को ऐड करेंगे ट्रायंगल लॉ से, जो रिजल्ट आएगा उसमें C को ऐड करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसमें आप D को ऐड करेंगे। तो पहले देखते रहिए आप, पहले मैंने A को ड्रॉ किया, फ्रॉम हेड ऑफ A आई विल स्टार्ट टेल ऑफ B, दिस इज वेक्टर B, ठीक है। ये क्या होता है, व्हाट दिस क्या होगा, दिस विल बी A प्लस बी। तो जहां पे A प्लस बी आएगा यहां से यू कैन स्टार्ट क्या, टेल ऑफ C, तो दिस इज C। बताइए ये क्या आएगा, व्हाट अबाउट दिस, कितना होगा, इसको क्या लिखेंगे, A प्लस बी प्लस सी, राइट। अब A प्लस बी प्लस सी आ चुका है मेरे पास, अब क्या ऐड करना रह गया मेरे पास, D, दिस इज D। तो जहां पे A प्लस बी प्लस सी आया है, जहां पे A प्लस बी प्लस सी का हेड फिनिश होगा, फ्रॉम देयर आई विल स्टार्ट टेल ऑफ D, दिस है ना, दिस वेक्टर D। तो व्हाट अबाउट दिस, दिस विल बी A प्लस बी प्लस सी प्लस D, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं इन वेक्टर्स को ऐड करने के बाद इसमें मैं बीच की फिगर गायब कर देता हूँ, जो बीच की ब्रांचेज हैं इनको मैं गायब करूँगा। तो गायब करूँगा तो देखिए फिगर क्या बनेगी, दिस विल बी A, दिस B and this C and this D and this resultant, and this resultant is A plus B plus C plus D, ठीक है। तो पॉलीगन लॉ क्या बताता है समझे, पॉलीगन लॉ में क्या होता है कि जितने वेक्टर्स होते हैं है ना, अगर मुझे ABCD को ज्वाइन करना है तो मैं ये फिगर नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं इनको एक पॉलीगन की साइड्स में शो कर दूंगा, दिस A, दिस B, दिस C, दिस D, और फिर मैं पॉलीगन को क्या करूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। तो ये हमारा बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, नोट करिए। तो आई गेस से क्लियर होगा आपको, स्टेटमेंट लिख लिए, स्टेटमेंट छोटा सा है और स्टेटमेंट बहुत शॉर्ट में लिखाऊंगा मैं, ठीक है। लिखिए एफ, पहले देखिए हो क्या रहा है, इधर देखिए आप, ये एक पॉलीगन है, इसकी साइड्स A B C D इसकी साइड्स हो गई, एंड दे रिप्रेजेंट वेक्टर्स है ना। तो जो हमारा पॉलीगन बन रहा है इसकी जो क्लोजिंग साइड आ रही है किधर, रिवर्स ऑर्डर में, वो क्या बता रही है, वो रिजल्टेंट बता रही है। तो हमें ये पता चला कि इफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन, लिखिए आप, इफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्डर, ए जहां पे इसका हेड फिनिश हुआ यहां से बी की टेल, फिर जहां पे बी का हेड फिनिश हुआ वहां से सी की टेल, फिर जहां पे सी का हेड फिनिश हुआ वहां से डी की टेल, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर।
तो क्या लिखा आपने, इफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन साइक्लिक ऑर्डर, टेकन इन साइक्लिक ऑर्डर are represented by the vectors, are represented by vectors, then क्या हुआ भाई, then closing side taken in reverse order, then closing side taken in reverse order, closing side taken in reverse order represents a resultant of vectors. The closing side taken in the reverse order represents resultant of vectors. Clear? So this is polygon law. What if there is no closing side? Like you have four vectors and when you make a polygon and you form a closed figure. इसका क्या मतलब होगा? देखिए, if there is no closing side, what does it mean? अगर आपके पास वेक्टर्स को बनाते समय रिजल्टेंट जीरो का, बिल्कुल सही। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी पता चलता है कि अगर मैं वेक्टर्स को, है ना, ऐड करता हूँ ऐसे पॉलीगन लॉ से, और ऐड करते करते मुझे पता चलता है कि भाई इसमें तो क्लोजिंग साइड ही नहीं आई, वो ए बी सी डी ने आपस में सबको क्या कर दिया, बंद कर दिया, विच मीन्स रिजल्टेंट इज जीरो। क्लियर? इसको उल्टा बोले तो क्या बोलेंगे, इफ वेक्टर्स फॉर्म, मतलब if sum of vectors is zero, resultant is zero, then vectors must form a closed figure in cyclic order. Note down. Or if sum of vectors is zero, if sum of vectors is zero, they form a closed figure. They form a closed figure in cyclic order. ठीक है? अब इसमें भी आपको बता दूं, जो हमारे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस बनते हैं उनमें 4 वेक्टर्स नहीं होते हैं ना। 99.99 प्रॉब्लम्स में वी ओनली हैव 3 वेक्टर्स। ठीक है, अब एक बात आई मुझे, अगर 3 वेक्टर्स का सम 0 है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, दे फॉर्म ए ट्रायंगल इन साइक्लिक ऑर्डर, राइट? नोट करिए, इफ सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0, दे फॉर्म ए ट्रायंगल। If sum of 3 vectors is 0, they form a triangle. ठीक है? तो भाई 3 वेक्टर्स का सम 0 होने के लिए they must form what? They must form a triangle, right? A, B and C. Clear? अब यहाँ से देखो हमारा क्वेश्चन बनता है, नीट में पूछा जाता है, जेईई में पूछा जाता है ना? क्वेश्चन ये बनता है कि आपको 3 वेक्टर्स गिवन होंगे, द मैग्नीट्यूड्स विल बी गिवन। ठीक है, और आपसे कहेगा कि क्या उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। समझ गए ना? तो एक क्वेश्चन लिखिए, आप लिखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस में प्रोड्यूस 0 रिजल्टेंट। ये मेरे पास 3 कॉम्बिनेशंस हैं, है ना, ये मैग्नीट्यूड्स हैं। तुमसे क्या पूछ रहा है कि भाई ऐसा है, इनमें किन 3 का रिजल्टेंट मुझे 0 मिल सकता है ना, ये पूछा जा रहा है। तो कैन यू गेस इट? चलो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर वेक्टर्स का सम 0 होगा तो क्या होगा, दे मस्ट फॉर्म ए ट्रायंगल। ठीक है, और हमने 7th 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ 2 स्मॉल साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। जो बिगेस्ट साइड है, डोंट से थर्ड साइड, 2 स्मॉल साइड्स का सम थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दिस इज यू हैव टू चेक। तो देखो भाई, पहले मैं बताऊँ, ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा ट्रायंगल। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज सम ऑफ 2 स्मॉल साइड्स इज क्या, लेस देन 8। 2 + 5 = 7 इज लेस देन 8। इस पर ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज 3 + 4 इज लेस देन 9। क्या यहाँ ट्रायंगल बनेगा? यहाँ बन जाएगा ट्रायंगल, बिकॉज सम ऑफ 2 स्मॉल साइड्स इज ग्रेटर देन व्हाट, लार्जेस्ट साइड। इसकी लार्जेस्ट साइड कौन सी है? 6 है ना।
यहाँ पे बनेगा सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड, ठीक है। तो जिसमें ट्रायंगल बन सकता है उसी में रिजल्टेंट क्या होगा, उसी में रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल बनाना जरूरी है। अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर वेक्टर्स का सम जीरो है तो दे मस्ट फॉर्म ए क्लोज ट्रायंगल इन साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो हमारे कौन से ऑप्शन बैठेंगे, सी एंड डी। और इक्वल का साइन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर उनका रिजल्टेंट जीरो है तो देखिए कंडीशन क्या होगी कि सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स, है ना, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, वेयर ए एंड बी आर टू स्मॉलर साइड्स, है ना। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, ए एंड बी क्या है, टू स्मॉलर साइड्स, और सी क्या है, लार्जेस्ट साइड, ठीक है। तो अगर ये इक्वल है तब फिर रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। अब इक्वल में क्या होगा, देखिए लाइक मेरे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और एक मेरे पास वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3, तो 1 3 मिला के कितना हो गया, 4। और अगर मैं एक 4 का वेक्टर उल्टा बना दूं तो क्या होगा बताओ, तीनों का सम जीरो हो जाएगा। भाई 1 3 का सम 4 है और एक वेक्टर उल्टा बना दूं तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो क्या पता चला हमें कि दे कैन बी इक्वल और दिस सम शुड बी ग्रेटर, ठीक है। तो चलो भाई एक पॉइंट तो ये हो गया इस पे, पॉलीगॉन लॉ पे बेस्ड या ट्रायंगल लॉ पे बेस्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। अब इसी में क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिए आप, है ना। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोप्लानर एंड नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर क्या होते हैं बताइए आप। को मीन्स टुगेदर एंड प्लेन मीन्स ए प्लेन। तो कोप्लानर का मतलब होता है वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। लाइक जैसे मैं इस बोर्ड पे एक वेक्टर ये बना दूं ए, है ना, एक वेक्टर ये बना दूं बी और वेक्टर सी बना दूं, तो सब कैसे वेक्टर्स हो गए, कोप्लानर्स। या मैं ग्राउंड पे 2 4 लाइनें खींच दूं ऐसे, तो सारे वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लानर, ठीक है। देखिए ए बी सी किसमें है, इन द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड दे आर कोप्लानर, एंड इफ आई ऐड दिस वेक्टर देन, ये कहाँ आ गया, ये तो बोर्ड के बाहर आ गया, तो क्या हो गया, नॉन कोप्लानर। तो अब मैं ए बी सी और डी को क्या काउंट करूंगा, दे आर नॉन कोप्लानर, और ए बी सी को मैं क्या काउंट करूंगा, कोप्लानर, ठीक है। तो कोप्लानर मीन्स लाइंग इन द सेम प्लेन एंड नॉन कोप्लानर मीन्स लाइंग इन डिफरेंट प्लेन, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अब आप मुझे इसका आंसर दीजिए आप, ठीक है। तो मैं आपसे उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपको आंसर देना है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, कैन सम ऑफ 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स बी 0। कैन सम ऑफ 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स बी 0, ठीक है। तो सोचिए मुझे, रिस्पॉन्ड करिए। ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, तो 2 प्लेन में ले लिया और एक, मतलब 2 वेक्टर्स एक प्लेन में और एक वेक्टर, जो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा वो उसी प्लेन में आएगा, और जो थर्ड वेक्टर है वो तो बाहर ही है प्लेन से, तो उसका रिजल्टेंट भी। अच्छा 2 वेक्टर्स का आप कह रहे हैं कि अगर मैं 2 वेक्टर्स ले लूं, है ना, ए एंड बी, लाइक मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर मेरे पास क्या है, बी, है ना, ये 2 वेक्टर्स हो गए, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, हाँ, ये इनका रिजल्टेंट आएगा। ये मैंने पैराग्राम ब्लॉक की हेल्प से ड्रॉ कर दिया है, हाँ। और सी वेक्टर मस्ट बी, हाँ। तो अब अगर मुझे इनके सबके सम को 0 करना है तो सी को कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे ए प्लस बी का रिजल्टेंट आएगा उसके एग्जैक्टली पीछे होना चाहिए, है ना। जो ए प्लस बी का रिजल्ट आ रहा है सी को उसके बिल्कुल पीछे होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं, और अगर सी ऐसे होगा तो जो ए और बी का रिजल्ट आ रहा है उसको कैंसिल नहीं करेगा। वेक्टर कैंसिल कब होता है बताओ, ये वेक्टर तब कैंसिल होगा जब दूसरा वेक्टर इसके बिल्कुल इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन हो, है ना। तो सम ऑफ 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स कैन नॉट बी 0। इसको मैं ऐसे भी समझ सकते हैं ऑल्टरनेटिवली। दूसरा समझने का तरीका क्या है, एक तो हमने ऐसे समझा दिया कि ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा उनके प्लेन में आएगा, इसको मुझे कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए मैं वेक्टर सी को लेके आऊँगा, जब मैं इसके अपोजिट आऊँगा तो वो भी इसके प्लेन में ही होगा, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है कि अभी हमने देखा है कि इफ सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0 तो क्या बनाएंगे, दे मस्ट फॉर्म ए ट्रायंगल। और ट्रायंगल किसमें होता है, प्लेन में होता है। ट्रायंगल इज ए प्लेनर बॉडी, तो नोट कर सकते हैं आप इस पॉइंट को भी
कि if sum of vectors is 0, if sum of 3 vectors is 0, they must form a closed triangle. They must form a closed triangle in cyclic order, right? And triangle कैसी बॉडी होती है? ट्रायंगल को मैं किसी ग्राउंड पे रख सकता हूँ, किसी बोर्ड पे रख सकता हूँ. ट्रायंगल कैसी बॉडी है? इट्स अ प्लेनर बॉडी, एक प्लेन में होती है बिल्कुल. एंड ट्रायंगल इज ए प्लेनर बॉडी, राइट? ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कैन सम ऑफ, नेक्स्ट स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट, कैन सम ऑफ 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, कैन सम ऑफ 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स बी 0? कैन सम ऑफ 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स बी 0? बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता है? वी हैव 4 वेक्टर्स. सोचिए, तो मैंने आपसे क्या पूछा है? कैन सम ऑफ 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स. इसको पहले रियलाइज कर लेते हैं, ठीक है? रियलाइज करने का तरीका क्या है कि मान लो ये 3 वेक्टर्स हैं ऐसे. वेक्टर्स मैंने बता रखा है ना, अगर आपको वेक्टर्स की फील नहीं आती तो जस्ट ट्रीट देम एज अ फोर्स, है ना? अब सोचो कि ऐसे मैंने किसी पे फोर्सेस लगा रखे हैं, ऐसे खींच रखा है, तो इनका रिजल्ट किधर आएगा? तो बीच में आएगा नहीं आएगा? और मैं इस पेन को पीछे लगा दूंगा ऐसे, बिल्कुल जितना इनका रिजल्टेंट आ रहा है तीनों का उतने पीछे लगा दिया, तो क्या होता? कैंसिल हो गए. तो क्या ये एक प्लेन में है? समझ गए ना? 1 2 3 ये वेक्टर्स थे, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ पे आएगा? बीच में आएगा ऐसे. और मैं एक वेक्टर इनके बिल्कुल अपोजिट लगा दूँ, तो ये 3 पेन और जिसको मैंने पीछे लगाया है दे आर नॉन कोप्लेनर्स. क्लियर? समझ में आ गया आपको बात? क्या समझ में आया? कि सम ऑफ 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन बी 0. याद रखना इसको, ठीक है? हाँ बिल्कुल. या दूसरा तरीका क्या समझने का, कि हमें पता है कि जब भी सम 0 होता है तो दे मस्ट फॉर्म क्या? एक क्लोज फिगर. अगर हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं, उन्होंने क्लोज फिगर बना दी तो क्या होगा? तो उनका सम 0 हो जाएगा, ठीक है? अब क्लोज फिगर अगर मेरे पास 4 वेक्टर्स हैं, है ना, तो एक ऐसी फिगर है, बताइए, ये क्लोज फिगर, चारों वेक्टर्स हो गए, हेड टेल, वही क्या, जहाँ पे ये एरोस का ये कैप शो कर रहा है हेड को, ठीक है? तो ये देखो सारे साइक्लिक ऑर्डर में आ गए, नहीं आ गए? बताइए, ये चारों क्या है? दे आर इन साइक्लिक ऑर्डर. जहाँ पे एक का हेड फिनिश हो रहा है वहाँ से दूसरे की टेल शो. इनका सम कितना होगा? 0 होगा. और मैं इसको ऐसे कर दूँ तो 90 पे, इनको देखो, इनको 90 पे कर दिया. अभी भी क्या है बताओ? क्लोज फिगर तो बनी रही ना, और क्लोज फिगर बनी तो सम क्या हो जाएगा? 0. तो क्या चारों वेक्टर एक प्लेन में? पर इसका प्लेन तो ऊपर हो गया और इसका प्लेन नीचे होगा, और ये क्या बना रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग ए क्लोज्ड फिगर. कंडीशन वेक्टर्स का सम 0 होने के लिए दे मस्ट फॉर्म ए क्लोज्ड फिगर. तो देखिए आप यहाँ पे क्लोज्ड फिगर बन रही है, बट दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है? ऐसे भी आप समझ सकते हैं. मतलब 4 साइड्स की जो वो होती है क्लोज्ड फिगर, है ना, वो इट कैन बी प्लेनर एंड ऑल्सो इट कैन बी नॉन कोप्लेनर, ठीक है? तो सम ऑफ 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन बी 0. एंड अगर 4 से ज़्यादा है तब भी होगा, ठीक है? अच्छा देखो, हमने 4 वेक्टर्स की बात कर ली, हमने 3 वेक्टर्स की बात कर ली, ठीक है? और अब बच्चे हमारे पास कितने हैं? 2 वेक्टर्स. इफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज 0 तो क्या कंडीशन बनेगी बताइए? इफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज 0 तो दे मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट. बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बट नोट डाउन, मैंने आपको बताया नहीं. इफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज 0 दे मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है? तो ये 3 वेक्टर्स की बात हो गई और 4 वेक्टर्स की बात हो गई और पॉलीगॉन लॉ की बात हो गई, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना? लिखिए आप हेडिंग, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर. अच्छा एक पॉइंट और आएगा, देखिए कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? लिखिए आप, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए स्केलर, है ना? पता होगा वैसे आप लोगों को कि क्या होता है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ 2a? 2a का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस बट नो चेंज इन डायरेक्शन,
और आपको पता है कि किसी वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर कोई मुझसे बोलता है यार ये वेक्टर ए है 2a बना के दिखाओ, तो मैं क्या करूँगा, इसी एरो को खींच के डबल कर दूंगा, बोलूँगा ये रहा 2a। कोई कहता है a/2 बना के दिखाओ, तो मैं एरो को क्या कर दूंगा, मैं हाफ कर दूंगा। क्लियर। और किसी ने बोला भाई इसको -a/3 बना के देखो, तो होता क्या है, हाँ, जब आप वेक्टर में दो बातें हो गई कि एक तो आपने 1/3 से मल्टीप्लाई किया और साथ उसको क्या कर दिया नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब होता है आपको डायरेक्शन क्या करनी है, रिवर्स करनी है। क्या करेंगे आप बताइए, इसका 1/3 वेक्टर बना देंगे इन व्हाट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज -a/3। ठीक है। तो क्या समझ में आया कि अगर हमारा नंबर 1 से बड़ा है तो वेक्टर बड़ा हो जाएगा, और नंबर 1 से छोटा है तो वेक्टर छोटा हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव में तो वेक्टर को क्या करना है, उल्टा कर देना है। ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है कि आपने वेक्टर की डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि अगर मैं किसी वेक्टर को, है ना, k से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बात समझ आई कि डायरेक्शन क्या रहती है बताइए, सेम डायरेक्शन। और दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया कि जो मैग्नीट्यूड होता है, जो उसकी लेंथ होती है, मैग्नीट्यूड बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स, k टाइम्स। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि स्केलर से मल्टीप्लिकेशन पे ये कहानी होती है। ठीक है। डायरेक्शन रिमेन्स सेम एंड इफ मल्टीप्लाइड विद -k, इफ मल्टीप्लाइड विद -k तो अपोजिट डायरेक्शन इसकी अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड बिकम्स k टाइम्स। ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, स्केलर के साथ। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप। अच्छा, पॉलीगन लॉ से एक पॉइंट हमारा और रह गया, है ना, पॉलीगन लॉ से हमारा एक पॉइंट और रह गया कि हम किसी वेक्टर को, मतलब किसी वेक्टर को हम कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, बताओ। अच्छा चलो पहले कंपोनेंट्स बताते हैं, फिर उस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। लिखिए आप कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये आई गेस ये पूरे 11 12 आप सब लोग ही करते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत होगी। अगर मेरे पास ये वेक्टर ए है ना, और मुझे कोई कहता है एक्स कंपोनेंट निकालो, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब आपको वेक्टर की फील नहीं आती तो जस्ट ट्रीट इट एज ए क्या, फोर्स, कि मैंने किसी बॉडी पे ऐसे क्या लगा रखा है, फोर्स लगा रखा है। तो इस फोर्स का एक्स में कितना इफेक्ट होगा, इसको हम बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं, वाई कंपोनेंट। ये एंगल कितना है, थीटा। ये ए, तो देखिए आप सारे बच्चों को पता है ax/a कितना होगा, cos थीटा। तो ax की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a cos थीटा। एंड सिमिलरली व्हाट अबाउट ay/a, ay/a कितना होगा, sin थीटा। तो ay की वैल्यू कितनी होगी, a sin थीटा, है ना। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, हाउ टू राइट दिस वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म इसको कैसे लिखते हैं, axi कैप प्लस ay/j कैप। तो इसकी वेक्टर फॉर्म बन जाएगी, है ना। ये तो हम सालों साल से करते आ रहे हैं ना, 11 से लेकर 12 तक की, हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर्स एंड हाउ टू राइट देम इन आई कैप एंड जे कैप फॉर्म। व्हाट अबाउट दिस tan थीटा, बिल्कुल सही, दिस ay, दिस ax, है ना। तो tan थीटा इज ay/ax। और अगर मैं ax और ay को अंडर रूट स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो आई विल गेट मैग्नीट्यूड विच इज हाउ मच, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। दिस इज मैग्नीट्यूड। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, प्लीज नोट डाउन। तो बहुत छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, आपको सिर्फ आंसर देना है। एक बंदे की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, मेकिंग एंगल 60, है ना। राइट इट्स वेलोसिटी इन द वेक्टर फॉर्म। तो जस्ट वेरीफाई कि ये कितनी हो जाएगी, 10 cos 60 आई कैप प्लस हाउ मच, 10 sin 60 जे कैप। दिस इज हाउ मच, 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। क्लियर।
अब एक क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है ना, और बहुत से बच्चे गड़बड़ी करते हैं, पता नहीं क्यों गड़बड़ी करते हैं, मुझे समझ नहीं आता है ना। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर मेकिंग एंगल, find a unit vector making angle 135 with the x axis. It can be any angle, ठीक है। Find a unit vector making angle 135 with the x axis. तो आप सबको पता है x axis एक लेफ्ट में भी होती है और एक राइट में भी होती है ना। इसको क्या बोलते हैं? प्लस एक्स, और इसको क्या बोलते हैं? माइनस एक्स। तो जब भी आपको एंगल देगा वो कहाँ से देगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135। तो ये 90 प्लस ये 45, दिस इज 135। होगा नहीं होगा बताइए एंगल? तो ये 90 होगा और ये कितना आएगा? 40, और ये कितना आएगा? 45। आप किसी को 45 ले लो, 45 एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस साइन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर ये 1 है तो ये कितना आएगा? कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये आएगा 1 cos 45, आएगा नहीं आएगा बताइए? और ये कितना आएगा बताइए? 1 sin 40। अभी आपको बोला ना मैंने कि जिधर एंगल आता है उधर कौन सा कॉम्पोनेंट आता है? कॉस। दिस 1 cos 45, दिस इज 1 sin 45। लेकिन 1 cos 45 किधर है? ये माइनस आई कैप में है, और जो हमारा 1 sin 45 है ये किधर है? ये प्लस जे कैप में। कितनी आगे वैल्यू? माइनस आई बाई रूट 2 एंड प्लस क्या? जे बाई रूट 2, ठीक है। इनफैक्ट अगर मेरे पास कोई भी यूनिट वेक्टर है ना, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पर फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना। तो बताइए उसको क्या लिखेंगे? अगर मेरे पास कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है, कितना एंगल बना रहा है वो? थीटा। दिस इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट कितना आएगा? 1 cos थीटा विच इज cos थीटा, और वाई कॉम्पोनेंट कितना आएगा? sin थीटा जे कैप। तो ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास? ये मेरे पास एक यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। समझ गए ना? ये वैल्यू कितनी आएगी? दिस विल बी 1 cos थीटा एंड दिस विल बी हाउ मच? 1 sin। दिस इज ए यूनिट वेक्टर मेकिंग एंगल थीटा। इसके हमें जरूरत पड़ने वाली है ना। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है किसमें? अच्छा, एक क्वेश्चन और छोटा सा, ठीक है, इसी पे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कि एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इज 30 न्यूटन एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इज 30√3 न्यूटन, है ना। ये मुझे फोर्स के दो कॉम्पोनेंट्स दिए हैं। Find magnitude and direction of the force. Find magnitude and direction of the force. तो बिल्कुल सही। हाउ टू फाइंड एंगल? आपको पता है कि अगर ये F है, ये क्या होगा? दिस विल बी Fx एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस विल बी Fy, और ये एंगल थीटा ले लिया मैंने, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? Fy by Fx which is 30√3 by 30 which is √3, और आपको पता है अगर tan थीटा की वैल्यू √3 होती तो थीटा कितना होता है? 60। व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? कितना आ रहा है बताइए आंसर? Fx² प्लस Fy², कितना आ गया? 60 आ गया, देखिए, है ना। दिस 900 एंड दिस आई गेस 2700 आएगा, ऐड करेंगे तो दिस विल बी रिजल्टेंट। अब ये क्वेश्चन नीट में नहीं आ रहा ना, जेई में क्वेश्चन आ रहा है, बट ये आपको हर जगह क्या करना है? यू हैव टू यूज़, ठीक है। हर बार में कॉम्पोनेंट्स निकालने पड़ते हैं, हर बार में आई कैप जे कैप लिखना पड़ता है। अब जो बच्चों को मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है किसमें? 3D में, है ना। तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3D, है ना। जरूरत पड़ जाती है कभी कभी कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3D।
ठीक है, तो पहले तो आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, है ना, उस स्टेटमेंट को नोट करिए, फिर मैं उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ कि हमने 2D में क्या देखा कि अगर कोई वेक्टर है ना, और मैं उसमें क्या करूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ कहाँ पे, तो जो वेक्टर का हेड आता है वहाँ से मैं x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, तो कट होता है ये क्या होता है, x कॉम्पोनेंट, और अगर मैं उसको y पे ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर ऐसे, तो जो कट आता है क्या होता है हमारा y कॉम्पोनेंट। ठीक है, सेम कहानी 3D में होती है। पहले तो एक 3D वेक्टर कैसा हो गया, मतलब जिसमें x कैप भी हो। 2D 3D क्लियर है। 2D मोशन क्या होती है, इसमें सिर्फ x और y यूज़ हो रहे हो, 3D क्या होती है इसमें z भी यूज़ हो रहा है, जैसे कोई बर्ड उड़ रही है, एरोप्लेन उड़ रहा है, पतंग उड़ रही है, कोई फ्लाई उड़ रहा है, तो इस समय क्या होगा 3D हो गया, तो हाइट भी आ गई, है ना। तो जहाँ पे x y z तीनों यूज़ हो रहे थे वहाँ पे हमारा 3D वेक्टर। स्टेटमेंट लिखे पहले आप, लिखे इफ डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, इफ डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड represents a vector, है ना, if diagonal of a cuboid represents a vector, then its three different sides, है ना, then its 3 different sides, क्यूबॉइड में तो बहुत से साइड्स हो गए ना, टोटल 6 साइड्स हो गई, है ना, then its 3 different sides represent components of vector in 3D स्पेस। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा भारी सा लग रहा होगा ना, ठीक है, बट कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा वर्ड है कि अगर मेरे पास क्यूबॉइड है और जो क्यूबॉइड का डायगोनल है वो क्या शो कर रहा है, वो वेक्टर को शो कर रहा है, तो जो उसकी साइड्स होंगी वो क्या दिखाएंगी, वो उनके कंपोनेंट्स। ठीक है, इसको समझ सकते हैं आप। एक क्यूबॉइड बना दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, और ये क्या है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, देखिए ये क्या, देखिए ध्यान से देखिए, इसको मैंने लिख दिया है ए एक्स, ये क्या है ए एक्स। अब मैं इसको उल्टा दिखा रहा हूँ, मैं क्या दिखा रहा हूँ कि अगर ए एक्स ए वाई जेड, ये ए वाई और ये क्या है, ये जो 3 साइड्स हैं वो क्या बता रही हैं, 3 कॉम्पोनेंट्स, तो इसका डायगोनल क्या बताएगा, इनका रिजल्टेंट। ठीक है, तो एक बात बताइए मुझे, इस साइड को मैंने लिखा ए एक्स, इस साइड को मैंने लिखा ए वाई, और ये साइड कितनी है ए जेड। अच्छा, तो ये बताओ मुझे, ये साइड कितनी होगी बताइए, ये भी तो ए जेड होगी, नहीं होगी, ये भी हमारा ए जेड आएगा। ठीक है, इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसका डायगोनल ए सी क्या बता रहा है, जो डायगोनल ए सी है वो क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। बिल्कुल सही, कैसे, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो मुझे पैरेललोग्राम लॉ से दिख रहा है, पैरेललोग्राम लॉ को हम बोलते हैं टेल मेथड, है ना। तो देखिए ए एक्स की टेल और ए वाई की टेल आपस में जुड़ी हुई है ना, और ये क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल होगा, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअल में क्या है, रेक्टेंगल है ना। तो जो हमारा ये वेक्टर ए सी आएगा, है ना, ये कितना आएगा बताइए, ए सी को क्या लिख सकते हैं आप, ए सी को यू कैन राइट क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, लिखिए पहले आप, दिस इज वेक्टर ए सी। ठीक है, अच्छा देख लिया, फिर नोट करना, देखते ही। अभी बताइए, अब ये तो मैंने यूज कर लिया पैरेललोग्राम लॉ, सबको पता ना कि टेल को ज्वाइन करोगे तो जो डायगोनल बनेगा वो क्या बताएगा, उसका रिजल्टेंट। ठीक है, नाउ लुक एट दिस फिगर, ट्रायंगल ए सी जी को देखिए ध्यान से, है ना, मैंने वेक्टर ये बना दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, ट्रायंगल लॉ से देख के बताइए कि ए सी सी जी और ए जी में कौन कौन ऐड हो रहे हैं और कौन रिजल्टेंट है। बिल्कुल सही, तो मैं ट्रायंगल लॉ में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जहाँ पे इसका हेड फिनिश हो रहा है वहाँ से इसकी टेल शुरू हो रही है, तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ यू कैन से कि ए सी प्लस सी, ये जी था ना, सी जी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ए जी। ठीक है, ए सी कितना है बताइए, ए सी कितना है, आई कैप प्लस ए वाई जी कैप।
CG को मैं, देखो इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है ना, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये वेक्टर किधर है, z डायरेक्शन में है। तो मैं CG को क्या लिख सकता हूँ, AZ K कैप लिख सकता हूँ। तो दिस इज AZ K कैप। तो ये क्या होगा बताओ, ये हमारा वेक्टर AG आ गया, समझ गए। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, इन तीनों का रिजल्टेंट है। तो देखा कैसे कि पहले मैंने इसका रिजल्टेंट निकाला तो ये आया, जब मैंने इसमें CG ऐड किया तो ये आ गया। तुमने प्रूफ कर लिया कि ये वेक्टर 3 वेक्टर से मिलकर बना हुआ। किससे किससे, ये तो लिखने का तरीका हो गया। तो जब आप वेक्टर को I कैप J कैप में लिखते हो तो आपको सिर्फ किसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ओनली अबाउट कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नहीं मुझे ऐसा है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताओ, किसका, AG का, है ना। तो आपने 10th क्लास की, या अभी यही देख लो आप, अगर मुझसे इसकी लेंथ निकालने को बोलता कोई, तो बताओ ये डायगोनल की लेंथ कितनी आती। अब मैं लेंथ निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल मैं 9th क्लास की मैथ्स यूज़ कर रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। और देखो अगर इसको मैं बनाऊंगा किसको, ABCD को, है ना। तो आप देखिए जो ABCD ऐसे दिखेगा ना, 2D में दिखेगा नहीं दिखेगा, है ना। तो बताइए ये लेंथ कितनी आएगी। अगर ये लेंथ AX है और ये AY है तो व्हाट अबाउट दिस लेंथ, अरे पाइथागोरस से लेंथ कितनी हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, √x² प्लस AY²। कौन सी लेंथ, दिस AC, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, AC के ऊपर CG है ऐसे, देखो दिस इज CG, देखिए CG ऐसे तो ऊपर, ये एंगल कितना है बताइए, ये एंगल 90 है नहीं है, अब दिख नहीं रहा 90 बट ये 90 होगा, समझे। तो ये क्या रहा मेरा, ये AC होगा, और ये क्या है, CG की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, AZ, है ना। तो ये बताओ, और ये G होगा यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट G यहाँ पे है, तो ये मैंने G पॉइंट यहाँ होगा और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया AG को। अब तो बताओ ये एंगल कितना है यहाँ पे, और AG को ज्वाइन कर दिया, तो जो ACG बनेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लीजिए आप, दिस A, दिस C एंड दिस G। समझ में आ रहा है सबको, यू कैन फील इट हेयर, यहाँ पे आप फील कर सकते हो। नहीं दिख रहा है तो भाई ये AC है, और CG कहाँ होगा, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो इस लाइन और स्पेन में कितना एंगल है, 90 का एंगल है, ठीक है। तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब मुझे बताओ AG कितना आएगा, क्यों भाई, पाइथागोरस से मुझे बताइए AG कितना आएगा, AC² प्लस CG² आएगा नहीं आएगा, और AC का स्क्वायर कितना होगा बताइए आप मुझे, AC कितना निकाला मैंने, √x² प्लस AY², उसका स्क्वायर कितना आएगा, AX² प्लस AY², और CG का स्क्वायर कितना आएगा बताइए आप मुझे, AZ का स्क्वायर। समझ गए आप। तो AG की लेंथ कितनी आ गई, मैं इसको डायरेक्टली बता सकता था कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ना। क्या पढ़ा हुआ है कि किसी भी क्यूबाइड का जो डायगोनल होता है, मेंसुरेशन में पढ़ा है ना आपने, क्या पढ़ा है, जो क्यूबाइड का डायगोनल होता है कितना होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। तो वही लिखा हुआ है, मैंने आपको उसकी डायरेक्शन बता दी, है ना। ये 9th क्लास की आप बुक ओपन करेंगे मैथ्स की, तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया ये समझा रखा है। तो क्या आ गया भाई, दिस इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि जो डायगोनल की 3 साइड्स होती हैं वो क्या बताती हैं, सॉरी वो जो हमारे क्यूबाइड की 3 साइड्स होती हैं वो क्या बताती हैं, 3 कॉम्पोनेंट्स को बताती हैं, और जो डायगोनल होता है वो क्या बताता है, रिजल्टेंट को बताता है। इन वेक्टर फॉर्म AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZ के कैप, है ना। और अगर मुझे कोई डायगोनल की लेंथ निकालने को बोलता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालने को बोलता है, तो √L² प्लस B² प्लस H²। आपने डराइव कर लिया है, एक बार ढंग से इसको देख लीजिएगा, क्लियर। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होता है, लिखिए एंगल ऑफ, अब इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। एंगल ऑफ वेक्टर विथ 3 एक्सिस, इस पर मेरा एक अलग डिस्कशन चलेगा, है ना, कि किसी वेक्टर का जो एंगल होता है XYZ से वो कितना होता है। अच्छा एक बात बताइए आप, जो हमारा वेक्टर 2D में होता है ना, है ना, वहां पे एंगल में क्या रिलेशन होता है बताइए आप मुझे। अगर एक वेक्टर है उसका मुझे x से एंगल दे दिया जाए, है ना, और मुझसे बोलता है भाई इसका y से एंगल निकालो, तो कैसे निकालोगे आप। अरे दोनों वेक्टर सब 90 होता है ना 2D में, नहीं होता 90। तो अगर एक से मुझे एंगल 30 दे देता तो अगले से 60 हो गया, एक से 20 दे दिया तो अगले से 70 हो गया, है ना।
ये बात आपको पहले से पता है कि वहाँ पे इन 2D में हमारा रिलेशन बहुत ही सिंपल सा होता है कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, ठीक है, और इट मेक्स एंगल 20 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो फ्रॉम वाई एक्सिस इट मेक्स हाउ मच 70, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो तीनों एंगल्स होते हैं ना, कौन से, एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ, उनमें आपस में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, मैं आपको बता दूँ। अगर कभी वेक्टर्स पे क्वेश्चन आएगा तो इस पर मेडिकल और इंजीनियरिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी हैं, है ना, तो यू शुड नो दिस पॉइंट। देखिए अब मैं इसमें एक पॉइंट बोलूँगा ना, तो वो पॉइंट बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आपको खुद फिगर आउट करना है। थोड़ा सा इफ यू डिवोट टू टाइम तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, और वो पॉइंट समझ में आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए ये कौन सा कंपोनेंट है बताइए एक बार जरा, AX है ना, ये एक्स एक्सिस थी, ये कौन सा कंपोनेंट है, AY, और ये कौन सा है, दिस इज AZ, है ना। और ये क्या था हमारा भाई, ये क्या था, ये क्या था, ये रिजल्टेंट था, ठीक है। अब ध्यान से लो, आपको पॉइंट समझ में आ गया तो बस क्वेश्चन क्लियर है फिर, ठीक है। देखो ये था हमारा A, ये क्या था B, ये क्या था C, ये D, ये कितना था E, ये था F, ये था G, और ये क्या था H, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि एंगल ऑफ वेक्टर विद एक्स एक्सिस, ध्यान समझिएगा क्या निकालना है मुझे, एक्स एक्सिस के साथ इस वेक्टर का निकालना है एंगल, ठीक है। अब मैं आपको बहुत तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आप सारे बच्चे समझदार हैं, इसको अपने आप फिगर आउट करेंगे, ठीक है। मैंने CD को ज्वाइन कर दिया, देखिए किसको, इधर देखिए, मैंने GB को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मैं जो अगली लाइन बोलने वाला हूं वो बहुत से बच्चे मुझे बहस करते हैं, सर समझ में नहीं आया, लेकिन आप अपने आप समझ सकते हो, है ना। ये GB क्या है, सोचो आप A पे खड़े हो, ठीक है। अब आप A पे खड़े हैं रूम के कोने में, ये आपको सामने वॉल दिख रही कौन सी, BCFG। अब यहाँ तो सब कोई आपको 90 एंगल तो दिख ही नहीं रहा है, तो अपने आप को A पे खड़ा करो, बिल्कुल अगर आपको नहीं समझ रहा कॉपी लेके चले जाओ रूम में, कोने पे खड़ा हो जाओ A, और सामने आपको B दिखना चाहिए, ठीक है। आप A पे खड़े हो, सामने वॉल देखो, और वॉल पे GB क्या है, डायगोनल, जो सामने की वॉल पे ऐसे आ रहा होगा, है ना। तो मुझे बताओ BG और AB में कितना एंगल है, व्हाट इज एंगल बिटवीन BG एंड AB। ऐसे फिगर से नहीं दिखेगा, बट एंगल फिगर से नहीं दिखेगा, है ना, फिगर से आप समझ नहीं पाओगे। अपने आप को कहाँ पे खड़ा करिए, सोचो आप रूम में हैं और यहाँ कोने में खड़े हैं A पे, जिस रूम में आप स्टडी करते हो उस रूम में कोई कोना A ले लो, ठीक है, और अपने सामने की वॉल देखिए, ये वॉल आपके सामने है, 90 एंगल है ना, सामने की वॉल देखिए और सोचिए कि सामने की वॉल पे डायगोनल बना हुआ है ऐसे, तो जो आपके रूम की लाइन AB होगी, आप A पे खड़े हो, सामने की वॉल देख रहे हो, ये लाइन AB होगी, ये लाइन BG, इसको बना के देख लेना घर पे, तो आपको दिखेगा कि दिस एंगल इज 90, ठीक है। और 11th के बच्चे बहुत आर्गूमेंट करते हैं, तो आधे घंटे इसी पे खा जाते हैं, नहीं सर मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने बना के दिखाया था यहाँ पे, जैसे ये लाइन पहले मैं बनाई ऐसे AB, फिर मैंने वहाँ पे ऐसे डायगोनल बनाया, है ना, उस रूम में बना हुआ भी है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे डायगोनल बनेगा। फिर बताता हूँ देखो इसमें कितना एंगल है, 90, ठीक है। मेरा बहुत दिमाग खाया था उन लोगों ने, ठीक है, आप लोग समझदार हो तो आपको लोग मैं इतना डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। दिस एंगल इज हाउ मच, 90, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल नहीं दिखने वाला आपको, यू कैन नॉट फिगर इट आउट, ये G हो गया, समझे, और ये एंगल कितना है इनमें, ये दिस एंगल इज 90, ये एंगल कितना है अल्फा। तो क्या आपको AB पता है, और AB पता है ना आपको कितना है AX, और क्या आपको AG पता है कितना है, A है, तो बताइए कॉस अल्फा कितना आएगा, बिल्कुल ये बात आपको समझ में आ गई, तो बस बात खत्म, कॉस अल्फा इज AX बाई A। सिमिलरली जो हमारा Y कॉम्पोनेंट होगा, है ना, उसका एंगल बनेगा बीटा, किसके साथ, दिस विद Y एक्सिस, ये एंगल कितना है बीटा, दिस विल बी AY बाई A, और सिमिलरली इसका Z के साथ एंगल कितना बनेगा गामा, एंड कॉस गामा इज हाउ मच, दिस इज AZ बाई A। तो ये हमारे
एंगल्स आ गए और इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइन का मतलब कॉस, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम एल को बोलते हैं कॉस अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा को एल बोलते हैं, कॉस बीटा को एम बोलते हैं और कॉस गामा को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं इन शॉर्ट। तो ये क्या होगा हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब जो वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहे हैं किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ। These are डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर। अब इन डायरेक्शन कोसाइंस में भाई एक रिलेशन भी होता है। देखिए रिलेशन ये होता है कि अगर मैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एंड प्लस हाउ मच, ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी मैंने आपको बता रखा है कि जो ए होता है वो कितना होता है, कितना होता है भाई, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर मारूंगा तो ये वैल्यू ऊपर कितनी बनेगी बताइए, ऊपर की वैल्यू ए स्क्वायर आ जाएगी, नीचे की वैल्यू भी कितनी है, ए स्क्वायर। तो कितना आ गया बोलिए, दिस इज 1। क्लियर। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 1। इसको नोट कर लिए, ये मैं डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन होता है। हाँ अभी कराते हैं क्वेश्चन, बहुत यूज होता है इनका। तो ये तीनों एंगल पे रिलेशन आ गया। जो हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने 2D में, क्या पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अरे 2D में दोनों वेक्टर्स का सम 90 होता है ना। तो यहां पे तीनों एंगल्स में रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1। ठीक है। अब देखिए इसमें एक रिलेशन और बन जाता है, इसी में एक साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का भी रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या बनता है कि मेरे पास देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1। मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज 1, राइट। दिस इज 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज 1। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज हाउ मच 2। एक रिलेशन ये आ गई, ये भी याद रखिएगा, सीधे पूछ लेगा फॉर्मूला नीट में, है ना। डायरेक्टली नीट जे में फॉर्मूला पूछ लेता है। मैथ्स का तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स का, है ना, और डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है। तो इनका सम हो गया हमारा 2 के इक्वल। क्लियर। अच्छा आप देखिए, अब आप पूछ रहे थे इसका यूज़ कहाँ पे होगा, है ना। तो देखिए भाई यूज़ कहाँ पे होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि लिखिए ए वेक्टर मेक्स एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड 60 डिग्री विद वाई एक्सिस। मैंने आपको दो से एंगल दे दिया, कहाँ से, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, ठीक है। फाइंड इट्स एंगल विद द जेड एक्सिस, फाइंड इट्स एंगल विद द जेड एक्सिस। मुझे जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल फाइंड करना है। तो आप बताइए क्या करेंगे। तो देखो एंगल में कोई रिलेशन नहीं होता, ऐसा नहीं कि आप कुछ अल्फा बीटा गामा में सीधे रिलेशन निकाल दो भाई। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा में वो रिलेशन नहीं होता है। कौन सा, जो हमने वहां पे पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 90, है ना। क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1। या वो भी यूज कर सकते हो, कौन सा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज 2। मुझे अल्फा दे रखा है कितना है, cos 60 का स्क्वायर, मुझे बीटा भी दे रखा है कितना है, cos 60 स्क्वायर, ठीक। और मुझे क्या दे रखा है
कॉस स्क्वायर गामा दे रखा है दिस इक्वल टू 1। कितना है ये 1/4, ये कितना है 1/4 कॉस 60 हाफ होता है ना प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1, तो ये 1/2 हो गया प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1। कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस हाफ, कितनी हो गई हाफ, तो यहाँ से होता है कॉस गामा कितना हो गया 1/√2, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई 45। ठीक है। तो अगर अभी आपको दो एक्सेस के साथ एंगल दिए हुए हैं है ना, अगर आपको 2 एक्सेस के साथ एंगल दिए हुए हैं है ना, और थर्ड एक्सेस के साथ एंगल पूछ रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1। यहाँ से आपको एंगल्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा ये वेक्टर मान लेते हैं, ये एक वेलोसिटी थी। इन द सेम क्वेश्चन लेट्स टेक दिस टू बी वेलोसिटी है ना, लिखिए इफ इन प्रीवियस प्रॉब्लम vector represents a velocity of 10 meter per second. A vector represents a velocity of 10 meter per second. Write this velocity in component form. Write this velocity in component form. तो देखो हमारा वहाँ पे क्या होता था, सुनिए पहले, जो हमारा वहाँ पे फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, तो फॉर्मूला होता था ax कॉम्पोनेंट कैसे निकलता था a cos अल्फा, और y कॉम्पोनेंट कैसे निकलता था ए साइन अल्फा। यहाँ सारे कॉम्पोनेंट्स कैसे निकलेंगे, देखो सब कॉस से निकलेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको बता रखा है ना, अभी अपनी कॉपी चेक करेंगे कि भाई ए एक्स बाई ए कितना होता है कॉस अल्फा है ना, ए वाई बाई ए कितना होता है कॉस बीटा, और ए जेड बाई ए कितना होता है कॉस गामा। तो व्हाट अबाउट ए एक्स कितना आएगा ए कॉस अल्फा, ए वाई कितना आएगा ए कॉस बीटा, एंड ए जेड कितना आएगा दिस इज ए कॉस गामा। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म यू विल राइट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। कितना गए प्लस ए कॉस गामा के कैप। ठीक है। ए कितना था बताइए 10, और ये कितना था cos 60 आई कैप प्लस ये कितना आया 10 cos 60 जे कैप प्लस ये कितना आया 10 cos 45 के कैप। cos 60 हाफ होता है तो 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, cos 45 1/√2 होता है तो 5√2 के कैप। ऐसे हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। नहीं, कितना कितना एंगल एक्स के साथ 60 और वाई के साथ कितना है 60, तो क्या करें आप कि तीनों का सम 360 होता है। नहीं ऐसा नहीं है, तीनों का सम 360 नहीं होता। नहीं प्लेन थोड़े ना, ये तो 3D फिगर है ना। ये कौन सी एक्सिस है एक्स, ये वाई और ये जेड, वही तुमने प्रूफ किया, वही तो कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड। अब जो भी वेक्टर बनेगा उनमें यही रिलेशन होगी। कौन सी, ये हमने प्रूफ किया ना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1। ऐसा कोई रिलेशन नहीं कि मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को 180 बोल दूं या 360 बोल दूं। वो किस में है, ओनली इन 2D। कोई वेक्टर 2D में है तो उसका वेक्टर का जो एंगल एक्स के साथ होता है और जो वाई के साथ होता है उसका सम क्या होता है 90 होता है, और बाकी ऐसा कहीं कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है बहुत ही, सारे बच्चों जान सकते हैं इसका। एक वेक्टर है मेरे पास 2y कैप प्लस 2j कैप है ना, एंड प्लस 2√2j कैप, ये वेक्टर हो गया मेरे पास। ठीक है। तो आपको फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस एंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है ना। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए आप, उसकी क्या बताइए डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस हमारी क्या होती है, ठीक है।
तो एक्चुअली मुझे सेकंड पार्ट तो पहले ही निकालना पड़ेगा ना। व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस कितना ए जेड स्क्वायर, तो अंडर रूट कितना आया 4 प्लस 8 कितना हो गया अंडर रूट 16, वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई इसकी, ठीक है। तो कॉस अल्फा कितना होता है बताइए आप, ए एक्स बाई ए एक्स कितना है यहाँ पे 2/4 कितना हो गया हाफ, कॉस बीटा कितना है ए वाई बाई ए वाई कितना है यहाँ पे 2/4, दिस इज हाफ। व्हाट अबाउट कॉस गामा, ए जेड बाई ए 2√2/4, दिस इज 1/√2। तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, L is half, M is half and N is how much 1/√2, ठीक है। तो these are डायरेक्शन कोसाइंस L, M, N। देखिए क्वेश्चन आपके लिए है ना, नोट करिए, देखिए वेक्टर है आपके पास आई कैप, आसान क्वेश्चन है ये, आया हुआ क्वेश्चन है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दिस वेक्टर ए, फाइंड एंगल ऑफ दिस वेक्टर विद एक्स एक्सिस, फाइंड एंगल ऑफ ए विद एक्स एक्सिस, ठीक है। आपको इसका एक्स एक्सिस क्या बताना है, एंगल बताना है, कितना आएगा, नहीं 45 नहीं होगा, निकालना पड़ेगा, 45 नहीं आएगा, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल निकालना है, गेट बंद कर देना, लाइट आ रहा, रिफ्लेक्शन, पीछे का फैन चला दो, हाँ कितना आएगा, सिर्फ पीछे का, कॉस अल्फा कितना आएगा ए एक्स बाई ए, है ना, ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप दिस इज 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक, वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 1/√3, ठीक है। कॉस अल्फा कितना आ गया, कॉस अल्फा इज 1/√3, तो व्हाट अबाउट अल्फा, अल्फा इज कॉस इनवर्स 1। ऐसे क्वेश्चंस आए भी हैं सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दे दिए, चलिए बाकी तो सारे हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्लास में आपका वेक्टर्स खत्म, डॉट क्रॉस वही बचा है मेन, और 2-4 उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें हमने कंपोनेंट्स की सारी कहानी देख ली, और अगले में डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको करके लाइए, ठीक है।